गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर थर्ड है वो चल रहा है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। उसका एक नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसी चैप्टर में कि जो पब्लिक सेक्टर है वो धीरे धीरे अपना जो रोल है वो चेंज कैसे कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि एलपीजी का जो गवर्नमेंट थी उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आ सकती हैं और अपना पैसा लगा सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और यहाँ पर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस करके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल कैसे चेंज हुआ वो आने के बाद वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। The public sector plays an important role in the economic development of the country. जो पब्लिक सेक्टर है वो उसका उद्देश्य क्या होता है कि गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना। उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो मोटिव होता है वो होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी किसी जो हमारी इंडियन कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि कह सकते हैं हम, जैसे अच्छे प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, काफ़ी लोगों को रोजगार दे रखा है, वो सब इकोनॉमी के एक पार्ट होते हैं और इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो द पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो पब्लिक सेक्टर है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में किसी कंट्री की। पब्लिक एंटरप्राइज सफर फ्रॉम सेवरल प्रॉब्लम्स। जो पब्लिक सेक्टर है, अब जो रोल है वो चेंज क्यों हुआ? वो चेंज हुआ इसलिए क्योंकि कुछ एक प्रॉब्लम्स थी वो आ रही थी पब्लिक गवर्नमेंट के सामने, तो उन्होंने उन चेंज करने के लिए जो प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई किया और then उनको सॉर्ट आउट किया। जो प्रॉब्लम्स वो क्या थी? पुअर प्रोजेक्ट प्लान। जो प्रोजेक्ट्स, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखते होंगे कि कोई फ्लाईओवर बनना है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है 2 साल, लेकिन वो 2 साल से खिंचता 3 साल तक चला जाता है, 4 साल तक चला जाता है। तो वो किस वजह से होता है? पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग की वजह से। यानी जो प्रोजेक्ट हमने बनाने हम जो जा रहे हैं उसकी एडवांस प्लानिंग नहीं करते हैं वो लोग, तो उस वजह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, वो लॉस में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का मतलब है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है 5 की और वहाँ पे होते हैं 15 लोग। तो जो लोग जो काम करने वाले हैं वो अपनी जो पोटेंशियल है उसको पूरे तरीके से नहीं फुलफिल कर पाते हैं, अपना जो 100% है वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक काम को करने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग्स होती हैं कि मैं अगर नहीं बोलूँगा तो वो कर लेगा। तो इस वजह से ना काफ़ी अनबैलेंस चीज़ें बन जाती हैं, उससे प्रॉफिट जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का वो कम होता है। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी मतलब है कि भी जो ओवर स्टाफिंग होता है, तो जो कैपेसिटी है किसी भी स्टाफ एम्प्लॉय की, वो अपनी जो कैपेसिटी है कि मैं ये करने की क्षमता रखता हूँ वो अपनी फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ है, तो जो उसका कैपेसिटी है करने का वो कम हो जाता है। ना तो वहाँ पे ऐसे इंसेंटिव्स हैं, ना कि वहाँ पे ग्रोथ है जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा, ना ही क्योंकि जो सैलरी है वो फिक्स होती है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रेम्युनरेट किया जाएगा। तो इस वजह से अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी होती है, जो एम्प्लॉय उसकी कैपेसिटी को वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर
ठीक है। उसके लिए जो क्या क्या किया गवर्नमेंट ने वो हम एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड 4 मेजर रिफॉर्म्स इन पॉलिसी ऑफ 1991 टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर। तो 1991 में जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक मेजर रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। मतलब बहुत से मेजर चेंजेस किए 1991 में जो पॉलिसीज थी उनके अंदर, टू स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है उसको मजबूत बनाने के लिए। अब वो चेंज क्या क्या किए वो हम देखते हैं। फर्स्ट है रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियल वाइबल पीएसयूज। रीस्ट्रक्चर, रिवाइव एंड रिवाइव पोटेंशियल पीएसयूज। जो रीस्ट्रक्चर का मतलब है जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, यानी उनको दोबारा बिल्डअप किया जाए, दोबारा उनका मैनेजमेंट किया जाए, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी स्टाफ को चेंज करना है वो सब दोबारा किया जाए। एंड रिवाइव, और उनको जीवित किया जाए, ठीक है। पोटेंशियल वाइबल, जो उसकी पोटेंशियल है, कार्य करने की क्षमता है पब्लिक सेक्टर यूनिट को, उसको दोबारा से जीवित किया जाए। तो ये था, इसको रीस्ट्रक्चर करो और उसको दोबारा से बिजनेस में लाओ, चाहे मैनेजमेंट चेंज करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करके उसको चेंज करके लाओ और प्रॉफिट बनाओ। ये पॉलिसी थी पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथ करने के लिए 1991 में फर्स्ट चीज उन्होंने ये इम्प्लीमेंट की, ठीक है। सेकेंडली, क्लोज डाउन द पीएसयूज व्हिच कैन नॉट रिवाइव। और क्लोज डाउन का मतलब है ऐसी पीएसयूज, यानी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो रिवाइव नहीं कर पा रही, यानी जो दोबारा से रिस्ट्रक्चर नहीं कर पा रही, दोबारा से नहीं प्रोडक्शन में आ रही अच्छे तरीके से, तो उनको क्या कर दो, बंद कर दो, क्लोज डाउन द पीएसयूज व्हिच कैन नॉट रिवाइव। ऐसी पीएसयूज जो रिवाइव नहीं कर पा रही हैं, जो दोबारा से अपना काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको बंद कर दीजिए, ठीक है। थर्ड था ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी। ब्रिंग डाउन का मतलब है, ब्रिंग डाउन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई इनको डिक्रीज कर, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे कि हमने बताया था कि भाई जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं उनमें 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होता है। तो ऐसी कंपनीज जिनमें मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है या रिवाइव नहीं कर पा रही और प्रॉफिट नहीं बना पा रही, तो उनमें जो भी गवर्नमेंट का शेयर है, इक्विटी शेयर, ठीक है, जो गवर्नमेंट की इक्विटी है इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज, जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज हैं जो अच्छे तरीके से रिवाइव नहीं कर पा रही हैं, उनमें 26% से 26% में ले आओ या फिर और कम ले आओ अगर जरूरत है तो। मतलब कहने का ये है कि जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने 100 रुपये लगा रखे हैं, ठीक है, और 100 रुपये में वो लॉस में चल रही है, तो उसका जो हिस्सा है, उसका जो कैपिटल है, उसमें बाय शेयर, इश्यूइंग शेयर्स और बाय डिवेंचर्स वो पैसा पब्लिक से निकलवाते हैं, और जो भी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, वो पब्लिक को दे दिए जाते हैं। पब्लिक के देने के बाद जो एक तरह से पब्लिक जो है उस फर्म की, उस कंपनी की मालिक बन जाते हैं। मालिक बनने के बाद जो गवर्नमेंट का शेयर है जो वो कम हो जाता है। कम होने के बाद जो पब्लिक कम होने के बाद जो पब्लिक है वो उसके मुख्य रूप से मालिक बन जाते हैं। तो ऐसी कंपनीज जिनको रिवाइव नहीं कर पाती, रिस्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे थे, ग्रोथ नहीं हो रही थी जिनमें, तो उनकी जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है उसको उन्होंने 26% पे ले आओ। ये उस एक्ट 1991 में लिखा गया, बनाया गया, रूल बनाया गया कि या तो उसको 26% पे ले आओ, और अगर जरूरत है तो उसमें जो शेयर है गवर्नमेंट का उसको और भी कम कर दो, ठीक है। चौथा था फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। अब सीधी सी बात है, जो कंपनीज रिवाइव नहीं कर पाई, जो दोबारा अपना प्रोडक्शन लाइन है, जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो उनमें जो वर्कर्स था उनका क्या क्या है, तो उसमें 1991 में ये भी डिसाइड किया कि जो उनके जो इंटरेस्ट हैं वर्कर्स के, यानी जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए। यानी जिन यूनिट्स को, पीएसयूज को गवर्नमेंट बंद कर रही थी, उनके जो वर्कर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, उनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, ठीक है। तो ये थे जो मेजर रिफॉर्म्स
1991 में गवर्नमेंट ने लिए। उसके बाद आते हैं कि भी उनको अचीव करने के लिए स्टेप्स क्या क्या उठाए गए। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या उठाए गए वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 7 to 8 एंड देन टू 3। जितने पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, यानी रिडक्शन का मतलब कम किया जाए। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व कंपनियां थी, यानी सिर्फ ऐसी कंपनियां जिन मतलब ऐसे सेक्टर्स जिनमें सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चर करेगी, गवर्नमेंट ही सेल करेगी, उनको घटा के, ठीक है, फ्रॉम 17 ऐसे सेक्टर्स थे जो रिजर्व थे सिर्फ उनमें जिनमें गवर्नमेंट का ही प्रोडक्शन होता था, गवर्नमेंट का ही मैनेजमेंट होता था, उनको 17 to 8 कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है, या फिर 3, पहले तो 8 किया फिर उसको 3 कर दिया। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, जो 1956 में इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी बनी थी, देयर वर 70 इंडस्ट्रीज रिजर्व। उसमें क्या था कि जो 17 इंडस्ट्री थी वो रिजर्व थी एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर, एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक, यानी 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें सिर्फ गवर्नमेंट ही अपनी हिस्सेदारी रखेगी। In 1991 industrial policy the number was reduced. In 1991 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, द नंबर वाज रिड्यूस्ड टू 8। तो जो नंबर था यानी जो 17 इंडस्ट्रीज थी उसमें से घटा के 8 कर दिया गया, ठीक है, यानी जिन सेक्टर्स में सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोडक्शन का प्लान था, सिर्फ गवर्नमेंट ही वो प्रोडक्ट्स बना सकती थी, उनको 17 से घटा के 8 कर दिया। इन 2001 इट वाज ब्रोट डाउन टू 3। तो ये 8 किए 1991 में, फिर 2001 में 8 से इन्होंने इनको 3 कर दिया। वो 3 कौन कौन से थे? जिनमें सिर्फ गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, वो थे, एक तो था एटॉमिक एनर्जी, जो कि बहुत ही यानी बुरी चीज़ हो सकती थी अगर प्राइवेट के हाथों में चला जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। फर्स्ट है एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु शक्ति। जितने भी परमाणु एटॉमिक हथियार बनते हैं या फिर जो भी एटम से रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन, वो सब उन पे सब सिर्फ गवर्नमेंट की ही हिस्सेदारी रहेगी, सिर्फ गवर्नमेंट ही उनको प्रोडक्ट्स को बनाएगी। सेकंड था आर्म्स, हथियार सीधी सी बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी आर्म्स बना सकते हैं, हथियार बना सकते हैं, तो वो उनका मिसयूज आम पब्लिक में मिसयूज होगा और डेली नई नई वारदातें होंगी। तो आर्म्स का जो सेक्टर था वो भी गवर्नमेंट के पास रहा। तीसरा था आपके लिए सबसे बड़ा नॉन है रेलवे ट्रांसपोर्ट। जितने भी रेलवे हैं, ठीक है, वो इंडियन रेलवे जैसे कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, उसमें किसी भी प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ना ही कोई प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे रेल बनाएगी। दिस मीन्स आफ्टर 2001 द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर इन ऑल द एरियाज एक्सेप्ट दीज थ्री। दिस मीन्स इसका मतलब ये था कि आफ्टर 2001 के बाद द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर, जो प्राइवेट सेक्टर था वो एंट्री कर सकता था एक्सेप्ट दीज, इन तीनों को छोड़ के। किन को? एटॉमिक एनर्जी और आर्म्स, थर्ड है इंडियन रेलवेज। इन तीनों को छोड़ के किसी में भी वो बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब ये है कि ऐसे सेक्टर्स, ठीक है, ऐसे सेक्टर्स जिनमें हमने गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है उसको वापस किया जाए, उसके कुछ हिस्से को बेच के कुछ पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाए और उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि
सेल ऑफ इक्विटी शेयर, जो शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है, उनको बेच दिया जाए, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, या फिर जो पब्लिक आम जनता है उसको। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSUs, जो गवर्नमेंट था उसने डिसाइड किया कि वो अपना जो हिस्सा है उसको विड्रॉ कर रही है, यानी जो अपना हिस्सा है उसको बेच रही है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एंड एनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा दे रही है, यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इंप्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ PSUs, यानी जैसे इसमें बताया हमें 26% तक, ठीक है, वो इसमें एप्लीकेबल होता है कि जो गवर्नमेंट को अपना हिस्सा है वो विड्रॉ कर रही है, अपना हिस्सा उसको बेच के विड्रॉ कर रही है, और उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, ताकि जो भी मैनेजर एफिशिएंसी है प्राइवेट सेक्टर की वो इसमें इम्प्लीमेंट की जा सके और प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। वो कैसे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसमें जो प्राइवेटाइजेशन है, जो प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्यों था, रियलाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स ब्लॉक्ड इन दीज यूनिट्स, ये एहसास हुआ कि जो पब्लिक फंड्स है, यानी जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया इन PSUs में, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे इनमें, एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर द अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स सच एज एजुकेशन हेल्थ, और जो पैसा उसमें है उसको जो मतलब गवर्नमेंट है उसमें जो हिस्सेदारी है उसको बेच के जो फंड्स आए, जो पैसे आए, उसको प्रायोरिटी दी गई किन किन प्रोजेक्ट्स में, एजुकेशन और हेल्थ में। रिड्यूसिंग डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट बर्डन, और जो डेब्ट्स यानी जो कर्ज है गवर्नमेंट जो लेकर करती है वर्ल्ड बैंक से वगैरह जिनसे, उसको कम किया जाए और ब्याज के पर उसको भी कम किया जाए। ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर का जिससे रिस्क जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ट्रांसफर किया जाए। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, और जो गवर्नमेंट का उस PSU के ऊपर जो कंट्रोल है उसको कम किया जाए, ताकि उसकी जो प्रोडक्शन है उसका प्रोफिटाइजेशन है वो उसको बढ़ावा दिया जा सके। थर्ड है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। All the loss-making public sector enterprises were handed over to BIFR. इसमें वही है कि जो fully protect the interest of workers, जितने वर्कर्स थे उनके इंटरेस्ट के बारे में इसके अंदर जिक्र किया गया था। All the losses making public sector, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं जो लॉस क्रिएट कर रहे हैं, were handed over to BIFR, उसको वो सब किसको हैंड ओवर कर दिए थे, BIFR। BIFR क्या है कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एक ऐसा बोर्ड था जो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करता था, यानी किसी इंडस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन या फिर उसको जो फाइनेंस की जरूरत है तो उसको वो प्रोवाइड करवाता था। द BIFR डिसाइडेड टू वाइंड अप सम वेरी सिक यूनिट्स एंड टू रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट सम अदर सिक यूनिट्स। जो BIFR था उसने डिसाइड किया क्या, टू वाइंड अप, इनको सबको बंद किया जाए, सम वेरी सिक यूनिट्स, जो कि बहुत ही सिक यूनिट्स का मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल लॉस में चल रही है, जिनका कोई ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, एंड टू रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट, रिहेबिलिटेट का मतलब है कि पुनर्जन्म, ठीक है, सम अदर सिक यूनिट्स, और जो भी अदर सिक यूनिट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनका पुनर्जन्म किया जाए, पुनः उनको कंस्ट्रक्शन किया जाए, पुनः उनको खड़ा किया जाए। Where there is a scope to convert them into healthy unit, अगर उनको कोई भी स्कोप हो कि कोई भी आशा हो, उम्मीद हो कि उनको हम एक हेल्दी यूनिट में बदल सकें। There was lot of opposition shown by the workers and employees of units, तो ऐसी यूनिट्स जो सिक यूनिट्स थे तो उनको बंद किया जाए, बंद करने की नौबत आ गई। तो जो एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, उन सिक यूनिट्स के, उन्होंने बहुत ही अपोजिशन मतलब उसका विरोध किया बाय द वर्कर्स, जो उसके काम करने वाले थे और जो एम्प्लॉइज थे उनके द्वारा उन यूनिट्स के जो कि क्लोज डाउन करनी थी, यानी जितनी भी सिक्योर यूनिट्स थी जिनको रिवाइव नहीं कर सकते थे, रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते थे, उनको क्लोज करने की जब नौबत आई तो जो एम्प्लॉइज थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो यूनिट्स बंद हो जाएंगी, PSUs बंद हो जाएंगी, जो उनमें काम करने वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे।
ठीक है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप ए नेशनल रिन्यूअल फंड। इसलिए जब विरोध हुआ तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, एक नेशनल रिन्यूअल फंड को सेटअप किया, ठीक है, टू रिहेबिलिटेट करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए, एंड कंपनसेट। और कंपनसेट का मतलब यह है भाई उनको सहायता राशि, ठीक है, उनको सहायता राशि दी गई द वर्कर्स एंड ऑफर देम वेरियस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स। और उनको बहुत ही VRS जैसी स्कीमें, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती हैं कि भाई खुद अपनी इच्छा से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो उसके बदले में गवर्नमेंट उनको रिहेबिलिटेट कर रही थी और कंपनसेट कर रही थी। देयर आर मैनी एंटरप्राइजेज विच आर वेरी सिक। देयर आर मैनी एंटरप्राइजेज, बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेज थी जो बहुत ही कमज़ोर थी, सिक थी, यानी जो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट इन द पोजिशन टू फीड देम एनी मोर। और गवर्नमेंट इस अवस्था में नहीं थी कि उनको और पैसा दिया जाए, उनको और उनका पालन पोषण किया जाए। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द हार्श स्टेप ऑफ क्लोजिंग दीज यूनिट्स। इसलिए जो गवर्नमेंट थी उसने एक ऐसा कठोर कदम उठाया कि इन यूनिट्स को बंद कर दिया। आफ्टर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू वर्कर्स जो थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के बाद थ्रू द नेशनल रिन्यूअल फंड के द्वारा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी दी गई, उनको अपनी आज़ादी दी गई कि वो जो अपना फाइनेंशियल है, पहले क्या होता था कि जो भी कलेक्शन होता था, जो भी रिवेन्यू जनरेट होता था तो वो ट्रेजरर में सबमिट करना पड़ता था। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता था मैनेजमेंट का, जो टॉप क्लास मैनेजमेंट होता था वो गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो गवर्नमेंट थे वो अपने हाथ में उठाते थे। तो ये सब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश किया गया कि जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो अपना फाइनेंस भी खुद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी खुद भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब उनको पावर्स दी गई, ये सब उसको आज़ादी दी गई। लेकिन जो ये आज़ादी दी गई कि भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अपना खुद सब कुछ अपना कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी उसमें कैसे रहेगा, यानी गवर्नमेंट उसको कैसे मेजर करेगी कि भाई ये सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो अच्छे से कर पा रही हैं। उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं, ठीक है, जो भी काम वो कर रहे हैं उसकी जवाबदेही इन PSUs की होगी। समझे? कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसे आप किसी पे थोप नहीं सकते। जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसकी जवाबदारी यानी उसकी सक्सेसफुल की जवाबदारी किसकी होगी? उस PSU की होगी, ना कि गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं, आपको फाइनेंस भी दे दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव भी दे दिया। तो ये थे जो 1991 में जो पॉलिसी बनी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को स्ट्रेंथनिंग करने की, उनके स्टेप्स कि भाई कैसे कैसे उनको रिकंस्ट्रक्चर या रिवाइव किया गया। ठीक है, थैंक यू।